नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश में और आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट कनेक्शन, जहां हम देश की दिग्गज कंपनियों के साथ बातचीत करते हैं, उनके नतीजों को समझते हैं और आने वाले जो उनके स्ट्रैटेजी हैं, उनके ग्रोथ प्लान्स हैं, उन पर भी चर्चा करते हैं ताकि आपको निवेश करने में आसानी हो सके और कंपनी की छोटी छोटी बारीकियों के बारे में पता चल सके। लेकिन शो की शुरुआत करने से पहले एक बार मार्केट चेक ले लेते हैं। बाजार में इस वक्त देखें तो तेजी अच्छी बनी हुई है। 17,780 के ऊपर इस वक्त मार्केट कारोबार कर रहा है। 116 अंक की मजबूती है। सेंसेक्स में 300 अंकों से ज्यादा की मजबूती है और बैंक निफ्टी भी करीब करीब 220 अंकों से ज्यादा की मजबूती दिखा रहा है। निफ्टी गेनर्स में टॉप गेनर्स हैं आज इंडसइंड बैंक, भारती एयरटेल, ग्रासिम, हिंडाल्को। यहाँ पर आज शानदार तेजी बनी हुई है। वहीं गिरने वाले शेयरों पर बात करें तो यूपीएल में आज काफी ज्यादा कमजोरी है, 3% की। इसके बाद बजाज फिनसर्व, एमएनएम और एचयूएल के शेयर भी आज हल्की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। लेकिन आज लगभग सभी सेक्टरल इंडेक्स हरे निशान में ही ट्रेड कर रहे हैं, जिसमें कि आज जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो मेटल, रियल्टी और आईटी शेयरों से काफी अच्छा सपोर्ट आज के दिन देखने को मिल रहा है। लेकिन चलिए अब मैनेजमेंट को भी शामिल कर लेते हैं और आज हम बातचीत कर रहे हैं एप्टस वैल्यू हाउसिंग के मैनेजमेंट से। उनके कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और जो नतीजे आए हैं उस पर भी बातचीत करेंगे। और हमारे साथ कंपनी के सीएफओ बालाजी पी और कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर एम आनंदन भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। लेकिन सबसे पहले सर आपसे जानना चाहेंगे कि आप हम अपने दर्शकों को कंपनी के बारे में यहाँ पर कुछ पूजा वंस अगेन हाउसिंग के बारे में। ये कंपनी हाउसिंग लोन देती है। Pooja, can you please ask questions in English, please? Yeah. Hello? Yes, sure. Yeah, Sir, thank you. I'll come back to you, but I would like to interact with our viewers. Okay. हम अपने आपके कारोबार के बारे में अपने दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे। सबसे पहले तो ये है कि हाउसिंग लोन देती है कंपनी। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में कंपनी की मौजूदगी है। 4 राज्यों में करीब 200 ब्रांचेस हैं और करीब 72,500 से ज़्यादा कंपनी के ग्राहक भी हैं और छोटे शहरों और रूरल इलाकों में कंपनी की खास मौजूदगी है। यहाँ पर कंपनी का काफ़ी ज़्यादा फोकस है। चलिए अब मैनेजमेंट को भी शामिल कर लेते हैं और हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन और एमडी और सीएफओ भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम टू ईटी नाउ स्वदेश। सर, दिवाली का अब सीजन चालू हो चुका है, तो आप दोनों को ही सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आई वुड लाइक टू डिस्कस ऑन योर नंबर्स। टेक अस थ्रू द हाईलाइट ऑफ दिस क्वार्टर एंड हाउ वाज द डिसबर्समेंट ग्रोथ एंड द मैक्सिमम ग्रोथ केम फ्रॉम which category or segment? Yeah, thank you, Pooja. Happy Diwali, Anandan. We are happy to say that, as you know, after providing home loans to lower and middle income customers in smaller town like Talgate quarters, district quarters, in tier 3, tier 4 cities. Aptus, like other companies, been impacted to some extent on account of COVID-2 in the month of April and May 21, but came back very strongly right from June itself. And this has really resulted in our disbursements for the first 6 months about 37% higher, and our collections in the month of September, it has gone up to 99.7%. And our non-performing assets, the NPA, is one of the best in the industry, and it's only around about 1.81% only, which is really, again, when compared to March 21, it is 0.71. It has just gone up by 10 basis points to 0.81 only, which is one of the best record. And our cost of funds have come down. Our operating expenses continue to be low, one of the best in the industry, resulting in our profit after tax has gone up to about 159 crores. That's a growth rate of about 27% compared with the
a half year of previous year. So in other words, and we continue to enjoy very strong balance sheet position. Our net worth as on September 21 is about 2,700 crores, which is a very strongly capitalized company. And even on balance sheet liquidity, cash and cash equivalent, about 700 crores as on September 21, be able to meet the demand, for almost for the rest of the year. So, in other words, as a company, despite the COVID-2, and despite the fact funding to self-employed customers largely living in, and they've been affected to the extent in COVID. Despite that, our customers are able to come back in terms of demand to construct, in terms of loans to construct their houses, resulting in our ability to meet the growth as we had envisaged. And not only growth in every aspect of our operation, mainly the collections and the NPA, resulting in one of the best financial metrics in terms of our return on assets at over 7%, and return on equity around 14% is one of the best in the industry. Okay. Okay. ऑल राइट, तो इससे तो ये बात क्लियर हो गई कि हर फ्रंट पर नंबर्स काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, स्पेशली एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर. बालाजी सर, माय क्वेश्चन इज फॉर यू. नेक्स्ट क्वेश्चन. This quarter, I saw your collection efficiency ratio around 99.66%. Yes. From where have you seen the maximum recovery, and by when we should expect it to reach back to 100% level, sir? See, the collection efficiencies, as Mr. Anandan told, it has increased up to 99.7%. Of course, our collection efficiencies were affected in the months of April and May, where their collection efficiencies was only 95% and 88% in the month of April and May. But we are operating in the 4 southern states of India, where the collection efficiencies are very good in the state of Andhra Pradesh and Telangana. And there is a slight stress in the collections in the Tamil Nadu, but that is again at 99.2% or so. And also in Karnataka, it is almost 99.1%. And whereas in the case of Telangana and Andhra Pradesh, it is more than that, resulting in the average of 99.7% on an overall basis. And we will soon be, we are confident of achieving this 100% in another 2-3 quarters time. That is the thing, yeah. Okay. Sir, on provisioning front also, could you take us through the number? What is the current levels? And Sure. Do you see any upside risk in the coming quarters in your provisioning levels? See, our provisioning on an overall AUM was at 0.41% as of March. That we have increased up to 0.72% on the total overall AUM. On the provisioning coverage ratio for the NPA, we have maintaining a coverage percentage of almost 25%. And on stage 1 and 2, we have increased it from 0.12% in March to 0.52% in September. And considering the segment which we are serving, and considering the self-construction product which we are funding, along where the land also comes as a collateral, and considering the LTVs and also the past experience, I don't see any upside or any in the provisioning coverage ratio that is required. And we are adequately covered, and because our previous collection efficiencies have been high, and our LTVs are very low, which is at around 40%. And just to add, we had very consciously, to be very conservative, we have increased our provision from about 16.8 crores. ज़्यादा कुछ बढ़त की उम्मीद यहाँ पर मैनेजमेंट इस वक्त नहीं कर रही है. Sir, Anand sir, my question is for you. I was looking at your margin numbers, and if I'm not wrong,
if we compare it to the past quarters, your margin numbers were the highest level in this quarter, around 9.09% odd levels. So what supported your margins this quarter, and also take us through your borrowing portfolio? Yeah, basically, our margins, you are right, are strong and continue to be strong, primarily because of the product mix that we follow. And, we have the main company, home loan company, and we also have a subsidiary company which provides loan for small businesses. And our weighted average yield is one of the best in the industry. Second is really our operating cost is the lowest in the industry. At about 2.7% of the AUM, our OPEX is the lowest. And our credit cost is there about zero all the last 10 years. In fact, even the provision that we've created, which is debited to our P&L account, is only an enabling provision. And there is no, actual bad debt to be really recognized. So basically because of, and then if you look at our productivity of every staff, every branch, again, it compares much favorably, much better than our competitors, resulting in our ROA, return on assets, of 7.2%, which is, I would even say, almost twice than our nearest, comparable competitor. So this is really this is not just in the period alone. This is something which you are able to achieve consistently over a long period of time, and while there is some impact in April and May on account of COVID too, that was quickly, sorted out starting from June 21 onwards. And the volumes have also really picked up very well. And by September 21, our disbursements has grown to about 660 crores, which is really 37% higher than the previous year same time. So all the attributes in terms of our basic financial performance. And the funding again of about 4,700 crores, our own net worth, capital reserves about 2,700 crores. And we funded very well, supported very well by some of the institutions like National Housing Bank, IFC, and others. We have the loan book closer to about 29% of our loan, all loans came from regulator, our regulator, National Housing Bank itself. And these funds are long-term funds and at a very reasonably low cost. That has really resulted in our weighted average cost and the incremental cost really come down. And currently, we are running at an incremental cost of around 7.2, 7.3%. Balaji, if you want to add anything? Yes, sir. Apart from what Mr. Anandan told, our cost of funds has reduced to 7.86% as of September. Yeah. Okay, fine. Okay, Balaji sir, my next question is for you. Could you give us the current breakup of your loan portfolio, like how much the salary class, the breakup between the salaried class and non-salaried class, because we have seen major impact on non-salaried class during COVID times. So how was the recovery there, sir? See, if you look at our total AUM, we are a company who concentrates more on self-employed customers, funding to self-employed customers in Tier 2, Tier 3 cities. So our self-employed customers portfolio is almost 74% and the salaried customer is almost 26%. But when you look at the profiles of the customers whom we fund, it is basically the essential service providers, basically a medical shop owner or a grocery shop owner, vegetable vendor, small restaurants. Those are the kind of customers whom we fund. So the recovery part, though they were affected more in April and May, they were able to come back faster in the
the month of June and from the month of June. So that's why our collection efficiencies have also come to 99.7%, which means that they are able to pay that their respective month's EMI very promptly. So that is the outlook on the whole thing. Yeah. And sir, Balaji sir, one more question on this. So going forward, which ticket size are you going to focus on? What will be your growth strategy? See, the ticket size for the housing loan normally ranges between 5 and 25 lakhs. Our average ticket size here is almost 9 lakhs. And for the non-housing loans, it is ranging between 7 and 10 lakhs, and it will be in the range of around 8 lakhs. And for the non-business loans, which is getting booked under the 100% wholly owned subsidiary, that will be around 6 to 9 lakhs. And there, the average size, ticket size will be around 7 lakhs. We will be concentrating on these ticket sizes only. And normally we are planning a growth in AUM of around 25% year-on-year basis. Okay. So that's all from my side. We are a little short of time, so that's all from my side. Thank you so much for giving your time to ET Now Swadesh, and wish you all the very best for the coming quarters as well. थैंक यू पूजा। तो ये थे कंपनी के मैनेजमेंट हमसे बातचीत करते हुए, और अगर नतीजों को देखें तो नतीजे काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे थे, स्पेशली एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर नंबर्स काफ़ी अच्छे थे और मैनेजमेंट भी काफ़ी कॉन्फिडेंट साउंड कर रही थी आने वाले क्वार्टर्स को लेकर। चलिए एक बार एक फंडामेंटल राय भी ले लेते हैं, और हमारे साथ आशीष महेश्वरी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशीष, आपसे समझना चाहेंगे, अभी आपने मैनेजमेंट को भी सुना, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे थे अपने लोन ग्रोथ को भी लेकर, एसेट क्वालिटी के नंबर्स को भी लेकर। आपको कंपनी कैसे लग रही है? इन स्तरों पर क्या निवेश करने की राय देंगे? आशीष जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। क्या आप अपना सवाल रिपीट कर सकते हैं? जी जी, अभी एप्टेस की मैनेजमेंट से हमारी बात हो रही थी और आपने भी मैनेजमेंट को सुना ही होगा, और नतीजे जो दिख रहे थे वो तो काफी अच्छे थे और मैनेजमेंट भी काफी कॉन्फिडेंट साउंड कर रही थी आने वाले क्वार्टर्स को लेकर। तो आपका क्या आउटलुक बन रहा है कंपनी पर, और इन स्तरों पर क्या निवेश करने की राय देंगे? फंडामेंटली कैसी लग रही है कंपनी आपको? देखिए, मेरा मानना है कि पिछले कई साल 3-4 सालों से भी कंपनी 35% की CAGR ग्रोथ अचीव करती रही है, और जो रिटर्न ऑन एसेट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है उनके वन ऑफ द हाईएस्ट इंडस्ट्री में, और इस क्वार्टर के नतीजे भी उम्मीद से बेहतर ही है। बट एक इशू ये है कि जो उनका इशू प्राइस था 353 पे, जब इनका इशू आया था उसके बाद से ही हमने स्टॉक को उसके नीचे ही ट्रेड होते देखा है। तो जैसे भी कभी स्टॉक में राइज आता है तो जो निवेशक हैं वो उसमें से निकलने की कोशिश करते हैं। तो मेरा मानना है कि लंबी अवधि के लिए तो कोई समस्या नहीं आती, क्योंकि जिस सेगमेंट में वो ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पे डेलिक्वेंसीज, बैड लोन्स की समस्या भी नहीं है, और जो सदर्न इंडियन मार्केट को एड्रेस करते हैं वहाँ पे ग्रोथ भी अच्छा है। पर मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में जब तक इशू प्राइस से काफी ऊपर ये स्टॉक ट्रेड नहीं करेगा और जो लोग उसमें स्टकअप हैं तो वो निकल नहीं जाएंगे, तब तक इस स्टॉक में थोड़ा प्रेशर बना रहेगा। तो मेरी सलाह ये है कि जो लंबी अवधि के निवेशक हैं वो बिल्कुल इसमें वैल्यू बाइंग के मौके ढूंढ सकते हैं, और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बाय ना करने की सलाह रहेगी। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म के लिए कोई व्यू नहीं है, बाय करने की सलाह नहीं होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म निवेशक बने रह सकते हैं, या फिर इन स्तरों पर भी आप खरीदी कर सकते हैं इस कंपनी में। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये